आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को पढ़ेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में एक पहला टर्म आता है आपका इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? देखो, इलास्टिसिटी को एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मेरे पास ये कॉपी है, ये क्या है? कॉपी है। इस कॉपी पे हम एक फोर्स ऐसे लगाए, इस कॉपी पे देखो एक फोर्स लगा है, जिसके कारण इस कॉपी का शेप क्या हुआ? चेंज हुआ। इस कॉपी का शेप और साइज दोनों क्या हुआ? चेंज हुआ। तो इस पे जो ये हम फोर्स लगाए हैं, ये जो फोर्स लगाए हैं, ये डिफॉर्मिंग फोर्स होता है। ये क्या फोर्स होता है? डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी ऐसा फोर्स जिसको अप्लाई करने के बाद बॉडी का शेप और साइज क्या हो? चेंज हो जाए, वो क्या होता है? डिफॉर्मिंग फोर्स। और जिस प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग उस बॉडी का इलास्टिसिटी कहते हैं। और जिस बॉडी में इलास्टिसिटी होता है उसको इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। वहीं जैसे प्लास्टिक बॉडी क्या हो गया? प्लास्टिक बॉडी ऐसा बॉडी हुआ जिसपे कितना भी फोर्स हम लोग लगा दे, कितना भी फोर्स लगा दे, कितना भी कोशिश करें, उसका शेप चेंज नहीं होगा। जैसे कि ये मेरे पास डस्टर है, इस डस्टर पे हम बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, एकदम ऐसे इसको कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका शेप जो है एज इट इज था। जैसा ओरिजिनल शेप है वैसा ही शेप इसका एज इट इज था। तो ये हो गया आपका एक प्लास्टिक बॉडी। जैसे आपका क्ले जो है, अगर उसके शेप को चेंज करो, उसके शेप को चेंज कर दो, तो वो एज इट इज रहेगा, वो वापस अपना ओरिजिनल शेप को चेंज नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे ये कॉपी था, इस कॉपी पे जब हम फोर्स लगा रहे थे, इस कॉपी पे जब फोर्स लगा रहे थे और जैसे ही इसको छोड़े तो ये अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ गया। लेकिन वहीं क्ले जो होता है उस पर अगर हम लोग फोर्स लगाएं तो वो अपने ओरिजिनल शेप में तुरंत रीस्टोर नहीं होगा। और जब जो भी ऑब्जेक्ट है जिस पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है, जिससे वो अपना शेप चेंज करता है, और जैसे जैसे वो वापस से रीस्टोर होता है, यानी अपने शेप को रीगेन करता है, तो उस समय जो उस पर फोर्स लगता है उसको रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स दोनों हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर किसी बॉडी पे 5 न्यूटन डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है तो 5 न्यूटन रिस्टोरिंग फोर्स भी लग रहा होगा। तो यहाँ पे टर्म क्या आएगा कि रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स। दिस टर्म इज क्लियर। अब एक टर्म आता है यहाँ पे स्ट्रेस। ये स्ट्रेस आपको नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस मतलब होता है जैसे कोई एक बॉडी है, कोई एक बॉडी है, इस बॉडी पे, इस बॉडी का ये जो एरिया है, इस बॉडी का जो सरफेस है, इसका कुछ एरिया होगा। इस बॉडी का ये जो सरफेस है इसका कुछ एरिया होगा। इस एरिया पे हम लोग जो फोर्स अप्लाई किए, इस पे क्या किए? फोर्स अप्लाई किए। तो फोर्स अप्लाई करने से कारण तो वो बॉडी, उस बॉडी के जिस एरिया पे फोर्स अप्लाइड हो रहा है, उस बॉडी के जिस एरिया पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, उन दोनों का रेशियो, यानी कि फोर्स जिस बॉडी के सरफेस में अप्लाई हो रहा है इसका और उसके एरिया, इन दोनों का जो रेशियो होता है फोर्स बाय एरिया, यही आपका स्ट्रेस होता है। यही क्या होता है? स्ट्रेस होता है। यानी एज इट इज सिंपल कहा जाए तो प्रेशर, एज सिंपल कहा जाए तो प्रेशर। स्ट्रेस इज नथिंग बट प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू एरिया। अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं और उसका एरिया ज्यादा है तो उस पर कम प्रेशर लगेगा। तो वही है, स्ट्रेस क्या हो गया? रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया। तो वो प्रेशर होता है। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस मतलब प्रेशर। स्ट्रेस यानी प्रेशर। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? फोर्स का होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका ऐसा यूनिट हो गया स्ट्रेस का। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर जानना चाहे तो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml-1 t-2। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब आगे हम लोग एक चीज और जानते हैं कि स्ट्रेस को कैटेगराइजेशन कैसे किया गया। कंसंट्रेट। स्ट्रेस क्या होता है हम लोग जान चुके हैं। दो टाइप्स के होते हैं, नॉर्मल और टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? देखिए, नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग 3 पार्ट में कैटेगराइज किए।
हैं। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है कि हम लोग जो फोर्स अप्लाई करते हैं, प्रेशर, स्ट्रेस क्या है, इट इज अ प्रेशर। तो स्ट्रेस पे जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो किसी एरिया पे अप्लाई करते हैं। तो नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर। मैथ्स में पढ़े हैं हम लोग नॉर्मल क्या होता है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर फोर्स यानी परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस तीन कैटेगरी में होता है, टेंसाइल, कॉम्प्रेशनल और हाइड्रोस्टैटिक। टेंसाइल क्या होता है, जब नॉर्मल स्ट्रेस किसी बॉडी का लेंथ को इंक्रीज करता है, यानी इलोंगेशन को अगर प्रोड्यूस करता है, तो वो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। कॉम्प्रेशनल क्या होता है, क्या अगर कॉम्प्रेशनल मतलब क्या, कॉम्प्रेस करना, अगर नॉर्मल स्ट्रेस बॉडी के साइज को, लेंथ को जो है डिक्रीज करता है, कॉम्प्रेस करता है, तो वो हो गया आपका कॉम्प्रेशनल स्ट्रेस। हाइड्रोस्टैटिक मतलब अगर नॉर्मल स्ट्रेस किसी बॉडी के वॉल्यूम में कुछ चेंजेस करता है, उसके वॉल्यूम को बड़ा करता है, उसके वॉल्यूम को छोटा करता है, तो वो आपका हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस में आता है। नेक्स्ट है आपका टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स एक्ट टेंजेंटली टू द surface of a body, yani tangential stress is nothing but the force is applied tangentially to the body, not perpendicular. Perpendicular force applied on the body is known as normal stress, and the tangential force applied on the body is known as tangential or shearing stress, right? इस इसमें नो चेंज इन वॉल्यूम एंड लेंथ, लेंथ और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है, केवल उसके शेप में चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं। So see, now we can consider strain. Strain क्या होता है? Strain is nothing but the change in dimension and divide by their original dimension. जैसे कोई एक बॉडी है, कोई एक बॉडी का अगर शेप चेंज हुआ तो उसका डायमेंशन भी चेंज होगा। तो उस बॉडी का जब शेप चेंज हुआ उस समय उसका क्या डायमेंशन था, और जब उस बॉडी का शेप चेंज नहीं हुआ था, यानी जब वो बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन में था, तब उस समय उसका डायमेंशन क्या था। दोनों का रेशियो आपका क्या होता है, स्ट्रेन होता है। मतलब जब बॉडी का शेप चेंज हुआ उस समय का डायमेंशन, और बॉडी का शेप जब चेंज नहीं हुआ था, यानी ओरिजिनल डायमेंशन जो उस बॉडी का था, उन दोनों का रेशियो आपका क्या होता है, स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन तीन तरह के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक एंड शियरिंग स्ट्रेन। इसको शियर और शियरिंग बोलते हैं। शियरिंग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी डेल्टा एल चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी चेंज इन वॉल्यूम, रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। एंड now we can consider shearing strain. Shearing strain क्या होता है, when we apply force tangentially to the body, tangentially to a body, it displaces, it shows some displacement। जैसे यहाँ पे देखो a डैश है, यहाँ पे एक बॉडी था a b c d, सपोज करो यहाँ पे एक बॉडी है a b c d, एक बॉडी था। इस बॉडी पे हम लोग जब ऐसे, मतलब जैसे इस बुक को लो ना, ये बुक लो, इस बुक पे, ये बुक अभी कैसे है, ABCD जैसे बॉडी है वैसे ही अभी ये बुक है। इस पे अगर हम हल्का सा भी टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई करें तो ये थोड़ा सा ऐसे होगा, मतलब हल्का सा, ये देखोगे तो ये हल्का सा, मतलब यहाँ से समझ में आ रहा है कि जैसे अभी ये बुक एकदम सीधा है, अभी ये बुक क्या है, एकदम सीधा है। अभी इस पे हल्का सा अगर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करें तो ये बुक जो है हल्का सा वो हो जाएगा, जैसे जैसे अभी सीधा है, हल्का सा ये, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या टेंजेंशियल फोर्स, जैसे अभी तो ये सीधा है, यहाँ पे देखो अभी ये सीधा है, और हल्का सा ऐसे इधर से टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किए तो हल्का सा ऐसे टिल्ट हो गया। इसका कॉर्नर्स जो है पहले शुरुआत में देखो एकदम स्ट्रेट है, उसके बाद हल्का सा इधर से हम टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे, हल्का सा इधर से टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे, और ये हल्का सा इसका कॉर्नर क्या हुआ, हल्का सा ऐसे टिल्ट हो गया। तो दिस इज योर शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन में हल्का सा फोर्स जब टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं तो आपका
बॉडी का जो कॉर्नर होता है वो कुछ एंगल से बेंड कर जाता है, कुछ एंगल से बेंड कर जाता है। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि ये जो एडी है, दिस एडी इज द लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, एडी इज द लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, एंड नोट दैट a dash, the distance between a dash is similar to the distance between b dash. Point number 1. Point number 2, a dash is equal to b dash. A dash is equal to b dash. This is the second question, which is equal to change in length. Here is something, length change हो रहा है यहाँ पे। पहले उसका लेंथ क्या था 0, उसके बाद ये डेल्टा एल लेंथ यानी लेंथ में कुछ चेंज होके ये हल्का सा क्या हुआ, स्लाइड डाउन किया। नोट हियर, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे ये जो शियरिंग स्ट्रेन होगा, दिस शियरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू tan थीटा, दिस शियरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू tan थीटा। व्हाई? बिकॉज हियर इट इज delta L by L. Shearing strain is nothing but a change in dimension by original dimension. And look here, यहाँ पे जो थीटा है ना, अब थीटा से ये सामने क्या है, परपेंडिकुलर। अब इसको अगर राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे एज्यूम किया जाए, इसको राइट एंगल ट्रायंगल, तो सामने परपेंडिकुलर क्या है, डेल्टा एल, और इधर बेस क्या है, एल, तो डेल्टा एल बाई एल विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, एंड परपेंडिकुलर बाई बेस इज नोन एज tan थीटा। तो tan थीटा is the समझ में बात है, and tan theta is also the slope, it is also the slope between stress and strain. If we draw a graph, if we draw a graph of stress and strain, if we draw a graph of stress and strain, and if we consider the slope of this graph which is equal to tan theta, slope is, this slope is equal to elasticity। मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन का अगर हम ग्राफ बनाएं और उसका स्लोप तो tan थीटा होगा, और ये जो इसका जो ये स्लोप होगा, इस ग्राफ का ये जो स्लोप आप देखोगे, इस ग्राफ का जो ये स्लोप होगा, दिस स्लोप इज इक्वल टू इलास्टिसिटी। इस ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, इलास्टिसिटी बताएगा, विच इज इक्वल टू tan थीटा। And shearing strain is also equal to tan theta, which is change in length by original length, ratio of change in length upon original length। स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होता है ना, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। नोट कर लेना कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बोथ आर ए स्केलर क्वांटिटी। और ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो बताया ना कि इसका जो स्लोप होता है वो इलास्टिसिटी देता है, यही आपका हुक्स लॉ होता है। यानी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल is directly proportional to constant, and the constant is known as elastic constant, which is equal to elasticity। तो what is Hooke's law? इसको बना लियो, अगर बनाना है तो बना लो। Hooke's law, Hooke's law क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन जो भी पढ़े कि स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्ट्रेस जितना होगा उतना ही आपका स्ट्रेन भी होगा, और जैसे ही स्ट्रेन को इधर भेजोगे तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक कांस्टेंट आएगा, और ये जो कांस्टेंट आएगा, दिस कांस्टेंट इज नथिंग बट इलास्टिसिटी और इलास्टिक कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट आएगा, कौन सा कांस्टेंट आएगा, इलास्टिक कांस्टेंट या इलास्टिक कांस्टेंट। समझ में बात आ गई? कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं? नोट कर लो, दिस इज योर हुक्स लॉ।